नमस्कार, मैं स्मरणभूमि से रोहित शर्मा। फ़िलिस्तीन पर जिस तरह बर्बरतापूर्ण हमले हो रहे हैं और हमास ने जिस तरह 75 साल में पहली बार इजराइल पर हमले बोले हैं, तो इस संदर्भ में हम एक विद्वान पत्रकार और लेखक नरेंद्र कुमार जी का दृष्टिकोण जानना चाहेंगे कि क्या हमास का होगा और क्या फ़िलिस्तीन का होगा और क्या इजराइल का होगा। आइए उनसे मिलवाते हैं। जी नमस्कार और स्वागत है आपका स्मरणभूमि में। हेलो। ये जो हमास ने पहली बार 75 साल में हमला किया है इजराइल पर तीन तरीके से, जल, थल और नभ। तो ये कैसे संभव हो सका एक बार की? देखिए, इसमें एक तो कोई पहला हमला नहीं है। हाँ, ये व्यापक तौर पर बड़ा हमला जरूर है। और इसमें एक चीज़ को खास करके देखा जाना चाहिए कि पूरा जो जियो पॉलिटिक्स है एक बार फिर डिवाइडेड है। डब्ल्यूटीओ के बाद लोग को लग रहा था कि वर्ल्ड यूनिपोलर हो जाएगा, लेकिन जैसा कि लेनिन ने कहा है, इम्पेरियलिज्म मीन्स वार। और इम्पेरियलिज्म के युग में दुनिया को रीडिविजन के लिए और अपने अपने कॉलोनीज बनाने के लिए, अपने अपने पूंजी के बाजार को फैलाने के लिए युद्ध अनिवार्य रूप से होता रहेगा। तो जो लोग लेनिन को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे और इम्पेरियलिज्म की परिभाषा बदलना चाह रहे थे, एक तो पहला डिफीट उनको मिला बड़े पैमाने पर यूक्रेन वार के समय, जब दो महाशक्तियां सामने थी और अपने बाजार और सामरिक विस्तार के लिए वहां ये थे। और कोई भी चीजें स्थिर नहीं रहती है, उसकी अपनी गतिशीलता होती है और वही गति यहाँ तक पहुंचती है। यह बेसिकली जो दो ध्रुवीय दुनिया बट रही है और अमेरिकन इम्पेरियलिज्म और पश्चिमी जो साम्राज्यवादी देश हैं, जापान है, सबके खिलाफ एक जो दूसरा उभरता हुआ साम्राज्यवाद है, या जो पीछे गया था रूस, वो फिर से अपने को रिगेन करना चाहता है, उसके द्वारा जो एक अभियान है उसकी एक पहला पड़ाव मानी है। वो पीछे हो जाने के लिए तैयार नहीं है। और इस मायने में बहुत सारी जो जस्ट स्ट्रगल करने वाले फोर्सेस थे, लाइक फिलिस्तीन या अफ्रीका के देश या एशिया के देश, जो कि एक तरह से निराशा थी, क्योंकि लेनिन ने बोला है कि वीक लिंक जो इम्पेरियलिज्म का होता है, चेन, वही ब्रेक होता है तो दुनिया में क्रांतियां भी होती है और पिछड़े और उत्पीड़ित राष्ट्रों को सांस मिलता है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में बहुत सारे राष्ट्र आजाद हुए, तो उसी ढंग से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो कंटेंशन है, साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच का जो टकराव है, उसके बाद से एक बार फिर फिलिस्तीन की जनता एक उम्मीद जताने लगी है कि उसको लग रहा है कि हम अपनी लड़ाई जीत सकते हैं, अपना देश बना सकते हैं। और हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है, लेकिन जो जो दार्शनिक पक्ष है, विश्व की तमाम जो संघर्षशील शक्तियां हैं और जो कंटेंशन है बड़े शक्तियों के बीच में, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इन्हें दूसरे पक्ष का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समर्थन मिला होगा। और देखिए, इसमें कोई तटस्थता की बात नहीं है। दुनिया में कोई भी आज की तारीख में राष्ट्रीय मुक्ति की लड़ाई है, इम्पेरियलिज्म के कॉन्ट्राडिक्शन के बीच में ही अपना जगह बना सकता है। अगर उनके यूनिपोलर होने की स्थिति में ये लड़ाइयों को सेटबैक लगता है। और हम इसी रूप में ये देखते हैं कि आने वाले वर्षों में वो थर्ड वर्ल्ड हो या ना हो, विश्व शक्ति साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच में जो टकराव बढ़ेगा, बाजार और पूंजी के विस्तार के लिए जो लड़ाइयाँ बढ़ेगी, उसमें फिर से राष्ट्रीय मुक्ति की लड़ाई या मजदूरों और किसानों की जो लड़ाई है या साम्राज्यवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, उसको गति मिलेगी। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये जो यूक्रेन वार चल रहा है, तो रूस की जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने इस लड़ाई को फिलिस्तीन की तरफ ढकेल दिया है, इजराइल की तरफ, मतलब अमेरिका के ठीक नाक के नीचे ढकेल दिया है। तो ये कितना सच लग रहा है इसमें? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो है कि उनकी कोशिश होगी कि युद्ध फैले, ताकि अमेरिकन इम्पेरियलिज्म जो कॉन्सेंट्रेटेड आर्म सप्लाई जो यूक्रेन में कर रहा है वो बाकी जगहों पर हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाह्य शक्ति ही सिर्फ काम करता है। मुख्य बात है कि इंटरनल शक्ति जो है फिलिस्तीन के अंदर काफ़ी जो है सो वो
तकलीफ और गुस्सा और आक्रोश था, और वो आक्रोश फूटा है। ये ठीक है कि इस आक्रोश को स्पेस नहीं मिल रहा था, सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो ये दबा हुआ था। कालांतर में जो सपोर्ट मिला है, कॉन्ट्राडिक्शन जो इंपेरियलिस्ट फोर्सेस के बीच बढ़ा है, उसका फायदा फिलिस्तीन जनता और फिलिस्तीन के जो मिलिटेंट फोर्स हैं उन्होंने इसे उठाया है और अपने प्रतिरोध की लड़ाई को आगे बढ़ाया है। कुछ ये कहा जा रहा है कि हमास को अमेरिका ने खड़ा किया है और जानबूझ करके अमेरिका ने हमास से इजराइल पर हमला करवाया ताकि फिलिस्तीन की जो बची हुई जमीन है गाजा पट्टी का, उसको भी हड़प ले। ये कितना सच लग रहा है? देखिए, हमारे पास इसे सच मानने का कोई आधार नहीं है, लेकिन यह भी एक सच है कि कई बार जो पीसफुल और मेन स्ट्रीम जो आंदोलन है उसको कमजोर करने के लिए साम्राज्यवादी शक्तियां ऐसी कोशिशें करती हैं, लेकिन किसी ऐसी कोशिश के लिए जमीन ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, क्योंकि अंततः फिलिस्तीन की जनता का सपोर्ट उन्हीं को मिलेगा जो उनके मेन काउज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो मेन काउज उनका है फिलिस्तीन की जनता की आज़ादी, उनका अपना देश हो, उनकी संप्रभुता हो। तो इसलिए इस चीज पे भी अगर उनकी कोई कोशिश होगी, जैसे तालिबान को उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन अंततः तालिबान उनके खिलाफ होगा, क्योंकि मुख्य शक्ति जो है वो अफगानिस्तान के लोगों को अपनी आज़ादी थी, साम्राज्यवादी युद्ध से मुक्ति थी। तो इसमें आज की तारीख में कल क्या हुआ इसके विश्लेषण में जाने के लिए हमारे पास तथ्य नहीं है, लेकिन आज की तारीख में हम यही कह सकते हैं कि इनकी अपनी तैयारी थी, और हर बार हारते हुए भी कई बार जमीन पर जो शक्तियां हारती हुई दिखती है वैचारिक समाज में, जैसे कई लोग कहते हैं कि हम उसको हम कुचल देंगे। अरे भाई, तुम कैसे कुचलेगो? जिन बच्चों को घाव लग रहा है, जो लोग ये जब जवान होंगे, इनकी स्मृतियों में मुक्ति युद्ध जिंदा रहेगा। तुम पूरी पीढ़ी को, पूरे एक कौम को अगर खत्म कर दोगे तब की बात नहीं कही जा सकती है, लेकिन तब भी ये जस्ट लड़ाई के रूप में इतिहास में अपना जगह बनाएगा और फिर से ये खड़ा हो जाएगा। इसलिए जो कोई भी ये ख्वाब देखता है कि फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई को ख़त्म कर देंगे, आज से 10 साल के बीच में तो कुछ नहीं था, लोग भूल गए थे फिलिस्तीन को, और देखिए ये दुनिया का सबसे ज्वलंत मुद्दा बन गया। इसलिए लड़ाइयाँ जो है, जनता की लड़ाई, चाहे आज मजदूर वर्ग का लग रहा है कि कहीं कोई लड़ाई नहीं है, और अब देखिएगा कि अचानक से मजदूर वर्ग का आंदोलन खड़ा हो जाएगा, किसान का आंदोलन खड़ा हो गया, भारत में ही खड़ा हो गया, पूरी दुनिया में खड़ा हो गया। क्योंकि मुख्य बात है कि उत्पादक शक्तियों का जो संरचना है, कॉन्ट्राडिक्शन वहाँ है। जब तक पूंजी है, जब तक बाजार है, तब तक युद्ध रहेगा, और जब युद्ध है तो क्रांतियां भी होगी, लिबरेशन के लड़ाइयाँ भी लड़ी जाएंगी। तो इस तरह से ना हमास को एक जो होता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत हम बात नहीं करते हैं, हम जो फैक्ट्स है, जो जस्ट लड़ाई है, उसके पक्ष में अपनी बात कहेंगे और जस्ट लड़ाई के साथ खड़ा होंगे। अभी एक क्वेश्चन आया है कि ये जो अमेरिका से राष्ट्रपति आए हैं इजराइल में, बिडेन, उन्होंने भी कहा है, और मंगलवार को जो फिलिस्तीन के एक अस्पताल पर हमला किया गया मिसाइल का, और 500 लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही है। हालांकि कुछ अन्य मीडिया भगाने बता रहे हैं 1000 के लगभग है, घायल उसमें एक भी नहीं है, सब के सब मारे गए। तो ये क्या लग रहा है कि मतलब ये जो आरोप लगा रहे हैं बाइडेन की फिलिस्तीन का ही कोई, हमास का ही कोई मिसाइल आकर के गिर गया वहां पर और उसे वही मारा है, कितना सच लग रहा है? पहली बात तो ये सबसे बड़ा झूठ इस रूप में भी है कि हमास के किसी भी रॉकेट में इतना पावरफुल रॉकेट उसका है नहीं, तो उनके यहाँ भी इतना गिरा है, कुछ तो बड़ी संख्या में मरता। ये उनकी 2 4 10 20 100 तक जाते। इतने बड़े एरिया में कोई बड़े ब्लास्ट, कोई बड़े मिसाइल से ही हत्या की जा सकती है। और देखिए नैरेटिव करने में तो और ये मिसाइल इजराइल के पास ही हो सकता है। हाँ, तो ये इतना बड़ा जो मीडिया, मैंने भारतीय मीडिया को देखा, अभी अमन चोपड़ा को सुना और कई लोग को, कि ये लोग तो जैसे पहले मोदी सरकार का करते थे वैसे नेतन्याहू के पीछे पड़े हुए हैं, आज इजराइल के माने माउथपीस बन गए हैं, पूरे उनके एक एक तर्क को कर रहे हैं। तो इनके पास भाषा है, मीडिया है, प्रचार करेंगे, लेकिन ये सच है कि ये हमला इजराइल के तरफ से किया गया है, और ये 500 लोगों को जो हत्या हुई है, ये 5 लाख लोगों को अपने खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। पूरा अरब वर्ल्ड खोल रहा है, पश्चिम यूरोप या ये पूरे यूरोप में हालत खराब है, चाहे वो इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका में खुद यहूदी, जो प्रगतिशील यहूदी हैं, जो रैशनल हैं, वो फिलिस्तीनियों के काउज के लिए खड़ा हो रहे हैं।
तो ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और इस महीने में अमेरिकन इंपीरियलिज्म पूरी तरह से नंगा हो रहा है। फिलिस्तीन की आज़ादी की जो आवाज़ है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। इजराइल का जो विस्तारवाद है, उसका जो मानवता विरोधी जो चरित्र है वो पूरा नेकेट हो रहा है। इजराइल जब भी हमला कर रहा है तो मोस्टली बच्चों को टारगेट कर रहा है। ये रीजन क्या होगा इसके पीछे? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बच्चों को टारगेट कर रहा है। युद्ध का सामान्य नियम है कि सबसे ज़्यादा बच्चे और स्त्रियां और बूढ़े मारे जाते हैं। तो यहाँ भी वही हाल है। और दूसरी बात है कि इजरायली जो बच्चे हैं वो उतने डरपोक नहीं होते हैं, वो लड़ाकू होते हैं। वो युद्ध में निकलते हैं। बहुत जो मारे जाते हैं मैंने देखा प्रतिरोध करते हुए मरते हैं। इजरायली या फिलिस्तीनी? मैं फिलिस्तीनी जनता की बात कर रहा हूँ, फिलिस्तीनी बच्चों की बात कर रहा हूँ। और इजराइल के अंदर भी इस युद्ध के बाद जो एक वैसे लोग जो सोचते थे कि हम लगातार उत्पीड़न करते रहेंगे और हम ठीक रहेंगे, तो वहाँ भी नैरेटिव बदलेगा। जो जस्ट लोग बोल रहे हैं उनकी आवाज़ को भी स्पेस मिलेगा कि उत्पीड़न करके, आतंक मचा करके, लोगों की हत्या करके हम शांति से नहीं रह सकते हैं। इसलिए इस लड़ाई का दूरगामी इजराइल के जनमानस पे, कॉमन पीपुल पर पड़ेगा और वो शांति के लिए और फिलिस्तीनियों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पक्ष में वो आवाज़ उठाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। ये एक अल जज़ीरा मैगजीन है, इसने कहा है कि क्या गाजा स्टालिनग्राड बनेगा? ऐसा हो सकता है क्योंकि गलियों में और सुरंगों में टैंक नहीं लड़ेंगे, वहाँ पे इन्फेंट्री को जाना पड़ेगा और वहाँ पर तब फिर भीषण लड़ाई होगी और दोनों तरफ से कैजुअलिटी होगी। अगर उसके लिए इजरायली तैयार होंगे तो बड़ी तबाही होगी, क्योंकि हमास तो तैयार बैठे हैं। और हमास नहीं, जो जनता गजा छोड़ करके नहीं गई है वो निहत्थे नहीं अब मारेगी, अब वो लड़ते हुए मरेगी, क्योंकि देख रहे कि ऐसे मर रहा है। युद्ध में प्रतिरोध करने की मन स्थिति इजराइल के खिलाफ गजा के फिलिस्तीनियों का बन रहा है, क्योंकि मौत इधर भी है, मौत इधर है। तो वो इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने कहा है कि फिलिस्तीन की आबादी 23 लाख है और 23 लाख के 23 लाख आदमी जो भी है वो सभी निर्दोष नहीं है, दोषी हैं। तो मतलब 23 लाख लोगों की हत्या एक साथ करना कितना संभव लगता है? देखिए, संभव तो नहीं है, लेकिन वो नैरेटिव कर रहा है और अपने लोगों के अंदर ये बात को बिठाना चाह रहा है कि हम जिन निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है, या जो दुनिया में खबर है फैलाई जा रही है या बन रही है कि फिलिस्तीन, निर्दोष फिलिस्तीनों की हत्या हो रही है, तो वो ये कहने के लिए कि वो भी हत्या निर्दोष नहीं है, इसलिए उनका मारा जाना जस्ट है। ये नैरेटिव गढ़ने के लिए नेतन्याहू ये बात को गढ़ रहा है। आज से 70-75 साल पहले, मैंने 80 साल पहले बोल सकते हैं, जर्मनी में एक तानाशाह पैदा हुए थे हिटलर ने मुख्यतः 60 लाख यहूदियों को मार डाला था। तो जिस तरह से आज यहूदियों का आतंक देख रहे हैं, तांडव देख रहे हैं नरसंहार करते हुए फिलिस्तीन में, तो क्या नहीं लग रहा है ऐसा कि हिटलर ने सही किया था 60 लाख यहूदियों को मारकर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हिटलर के हम खिलाफ हैं। हम किसी भी जनसंहार के खिलाफ हैं, किसी भी अनार्म्ड पीपुल के हत्या के हम खिलाफ हैं। और हिटलर तो मानव विरोधी था, उसने किसी की को भी नहीं छोड़ा। और ये भी नहीं है कि तमाम यहूदी जो हैं वो हत्यारे हैं, उनके बीच में भी जस्ट लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं। दुनिया के 4 महान लोग उसी समाज से आए हैं। मार्क्स खुद उससे आए हैं, फ्रायड उससे आए हैं, आइंस्टीन वहीं से आए हैं। तो ये नैरेटिव कहना गलत है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। और इसके बहाने जो अति उत्साह में ऐसा बोलते हैं वो गलत है। हमें जस्ट लड़ाई के पक्ष में खड़ा होना है। जो राष्ट्रीय उत्पीड़न करने वाले जो सरकारें हैं, जो पावर हैं, उसकी निंदा करनी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जस्ट लड़ाई जिनकी है, जो उत्पीड़ित लोग हैं, उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। इजराइल की मीडिया 8 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया, 8 अक्टूबर को इजराइल की मीडिया ने नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया है इस हमला के लिए, और उन्होंने बताया कि आप फिलिस्तीन को कुचल रहे हैं इसलिए प्रतिरोध खड़ा हो रहा है। जबकि भारत की मीडिया ठीक इसके उल्टा नेतन्याहू करके जाप कर रहा है, मोदी स्टाइल में। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो मैं पहले ही कहा ना कि ये 100% गलत है। और
हमले के बाद से जिस तरह से मीडिया ने रिएक्ट किया है भारत का, वो बहुत ही गलत है। और मीडिया का काम है दोनों तरफ का दिखाना। ये फिलिस्तीनियों के द्वारा दिखाए जो हत्याएं हुई उसको तो दिखाया, लेकिन अब दिखाने में ये कोताही बरत रहे हैं, न के बराबर दिखा रहे हैं, कुछ एक दिखा रहे हैं, कुछ तो नंगे के साथ उसको जस्टिफिकेशन पर उतरे हुए हैं। तो इसकी भारतीय मीडिया की तीखी निंदा की जानी चाहिए। ये क्वेश्चन है, ये जो अभी उत्तर प्रदेश में या जहाँ जहाँ भाजपा की गवर्नमेंट है, वहाँ वहाँ पर सीधे तौर पर जो कोई हमास इजराइल के अत्याचार के विरुद्ध सवाल उठा रहे हैं, उसको आतंकवादी बोला जा रहा है, उसको हमास का समर्थक बोला जा रहा है, और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं आप? ये तो फासिस्टवादी जो टेंडेंसी है, फासिस्ट जो तौर तरीका है, और खास करके योगी का, और इसके आधार पर वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव गढ़ करके फोटो का पोलराइजेशन करना चाहता है। और नेकेडली जो है वह जहाँ पे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों को उत्पीड़ित कर रहे हैं, जहाँ पर अपर कास्ट और पिछड़े या दलित हैं या मजदूर वर्ग के लोग हैं या गरीब किसान हैं, उनके ऊपर इनका जो वर्गीय पक्ष धरता है वो बहुत साफ तौर पे आता है। और यहाँ भी साम्राज्यवाद के साथ इनकी पूरी जो गठबंधन है, अमेरिका के प्रति जो भक्ति है, ये बहुत साफ तौर पे आता है। मुस्लिम समाज के प्रति इनके अंदर की जो घृणा है, इनके अंदर का जो कचरा है, वो बहुत साफ आ रहा है, और इसका पूरी तौर पे विरोध किया जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि ये जो मोदी सरकार है, इन्होंने इजराइल के पक्ष में बयान दिया था, और जस्ट कुछ दिन के आलोचनाओं के बाद फिर उन्होंने बयान चेंज कर लिया। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मोदी के राज में धीरे धीरे करके जो अमेरिकन इंपेरियलिज्म की तरफ शिफ्ट कर रहा था, वो पूरा शिफ्ट किया है। ये ट्रंप के पक्ष में पूरे जा करके बोले, तो एक तरह से कहिए कि इनका जो दिल है वो इजराइल के पक्ष में है। लेकिन जो इतने दिन का जो विदेश नीति है, और जो अरब के वर्ल्ड से इनको तेल से लेके सारी जरूरतें हैं, इसमें इनको एक संतुलन रुख लेना पड़ता है। इसके कारण से विदेश विभाग ने संतुलन स्थापित किया है। तो ये इनकी मूर्खता भी दिखती है, और इनके मन में जो इजराइल के प्रति और अमेरिका के प्रति भक्ति है, इसको भी नंगा करता है। ये थे नरेंद्र कुमार और इनके विचार। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये मोदी सरकार की जो नीति है, जो वो हमास के विरोध में या यूं कहें इजराइल के समर्थन में जा रही है, वो इनकी मूर्खता है, और भारत की मुख्य धारा की राजनीति और भारत की जनता की जो मनोवृत्ति है, उसके भी खिलाफ है, जिसे बाद में सुधारा गया है। नमस्कार, समरभूमि से मैं रोहित शर्मा।